मैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, साइकोलॉजी एक्सपर्ट, बनाएक कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल 2 के सिलेबस के बारे में कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमारे कितने क्वेश्चंस आते हैं रीट में। रीट का पेपर होता है वैसे 150 क्वेश्चंस का, लेकिन जो हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं उसमें से 30। सबसे पहले मैं आपके लिए मोटिवेशन के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूंगा, जैसा कि मैं मेरी ऑफलाइन क्लास में बोलता हूं। जब भी मेरी ऑफलाइन क्लास लगती है तब सबसे पहले मैं एक मोटिवेशन की लाइन बोलता हूं बच्चों के लिए, क्योंकि वैसे तो हमारी मनोविज्ञान का पार्ट है मोटिवेशन, नहीं तो हमारी साइकोलॉजी का पार्ट है मोटिवेशन, और हमारी लाइफ का भी पार्ट है मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि बिना मोटिवेशन के हमारी लाइफ में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर जज्बात सच्चे हैं तो मुसीबतों का हल भी निकलेगा। अगर जज्बात सच्चे हैं तो मुसीबतों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर ही सही, पानी वहां से भी निकलेगा। अगर जज्बात सच्चे हैं तो मुसीबतों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर ही सही, पानी वहां से भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा इन अंधेरों से, ना हो मायूस, ना घबरा इन अंधेरों से। इसी विनायक के दामन से, इसी विनायक के दामन से एक दिन सुनहरा कल निकलेगा। और देख लीजिएगा बच्चों, इसी विनायक से सिलेक्शन होंगे सबसे ज्यादा। आप देखिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का हमारा रिजल्ट उठा करके आप लोग देखिए, फर्स्ट रैंक आती है हमारे यहाँ से। फर्स्ट रैंक आती है हमारे यहाँ से। उठा करके देखिएगा कोई सा भी रिजल्ट, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का रीट का उठा करके देखिए। हमारे यहाँ से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में तो फर्स्ट रैंक तक हमारे यहाँ से आई है ना। इसलिए यूट्यूब जो हमारे विनायक का यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप उसको लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों को उसको भेजिए और ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़िए। हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है तो आप हमारे ऑफिस में आइए, वहां पढ़ के देखिए आपका सिलेक्शन कैसे होता है वहां। क्योंकि हम लोग कोरी बातें नहीं क्या करते, हम लोग कोरी बातें नहीं करते, हम लोग सिलेक्शन कराते हैं। और सिलेक्शन के साथ ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं। अगर मैं मेहनत करूं और आप मेहनत ना करें, अगर मैं मेहनत करूं और आप मेहनत ना करें तो कोई मतलब नहीं है। आप मेहनत करें और मैं मेहनत ना करूं तब भी कोई मतलब नहीं है। मेहनत क्या करनी, मेहनत किसको करनी पड़ेगी, हम दोनों को। मेहनत किसको करनी पड़ेगी, हम दोनों को। तभी जाकर के हमारा रंग निखर करके आएगा, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और तभी जाकर के हमारा क्या होगा, हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। और कैसे बोली चिड़िया, तुनक कर बोली, मतलब गुस्से में बोली कि तुम्हारे जैसे नहीं जो मेहनत नहीं करें, तुम ऐसे रोते रोते फिरते हो, किस्मत मेरी क्या करेगी, फूट गई किस्मत, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं क्यों हूं। नहीं, चिड़िया बोली, कैसे बोली, तुनक कर बोली कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। क्या करना पड़ता है, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका उठाना पड़ता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है, हमें चुनना है, हमें मोती चुनना है। जब तक हम लोग मोती नहीं चुनेंगे, और मोती क्या, हमारा सिलेबस, मोती क्या, हमारा सिलेबस, और उसके अंदर क्या दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, उसके अंदर क्या दिया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, एक एक चीज हमको उठानी है। ऐसा नहीं हम लोग किसी चीज को छोड़ दें, ऐसा नहीं हम लोग किसी चीज को छोड़ दें, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो वही एग्जाम में आ जाएगा। जो हम छोड़ते हैं वही एग्जाम में आता है, तब बोलते हैं अरे यार मैंने तो ये छोड़ दिया। अरे यार मैंने छोड़ दिया। नहीं, अगर अब छोड़ दिया तो अब रो,
फिर रोने को मजदूर भी नहीं मिलता, इसलिए क्या करना है, हमें तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जैसे चिड़िया ने उठाया, क्या उठाया, किसने उठाया, चिड़िया ने। जैसे चिड़िया ने उठाया तिनका तिनका, ऐसे उस तिनके को हमें उठाना है, उस मोती को उसमें से चुनना है, उस इंपॉर्टेंट लाइन को हमें पढ़ना है, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमें पढ़ना है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें समझना है, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को हमें समझना है कि चारों ऑप्शन क्या कर रहे हैं, अगर ये है तो क्यों है, अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है। ये तीनों भी हो सकते थे लेकिन हुए क्यों नहीं। जब हम लोग किसी चीज का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, उसकी क्या लाभ है क्या हानि है, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता वैसा होता तो क्या होता, ये सब हमको समझना है, तभी जाकर के हमारा काम चलेगा। एक लाइन है, यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां, क्या, यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले क्या लिखी है, मेहनत। यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां, भगवान ने भी किस्मत से पहले क्या लिखी है, मेहनत। इसलिए कभी भी अपनी किस्मत को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो कि मैंने कर्म ही नहीं किया। आपको कर्म करना है, कर्म के साथ साथ मेहनत चलती है, कर्म के साथ साथ क्या चलती है, किस्मत, कर्म के साथ साथ क्या चलती है, किस्मत चलती है। इसलिए कर्म करते जाओ और किस्मत अपने आप साथ देती चली जाएगी। हम सो रहे हैं, टाइम आ गया एग्जाम का और हम लोग सो रहे 7 बजे तक, ये कौन सी बात हुई। अरे निशाचर थोड़ी हो, स्टूडेंट हो, सुबह 4 बजे उठो, सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, हम लोग सिलेबस के बारे हम लोग बात करते हैं कि हमारा रीट का सिलेबस क्या है, क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हमारा जो सिलेबस का पहला चैप्टर है हमारा क्या, बाल विकास। क्या है हमारा, बाल विकास। लेकिन हम इस बाल विकास को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि मनोविज्ञान कैसे पैदा हुआ, मनोविज्ञान कैसे पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ, किसने नाम रखा, कौन सी शताब्दी में कौन सा विज्ञान माना, कौन सा मनोवैज्ञानिक हुआ, किसने आत्मा का माना, किसने चेतना का माना, किसने मन का माना, किसने व्यवहार का माना, अब कौन सा विज्ञान चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन सी किताब में माना, ये सब का हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षा क्या होती है, औपचारिक कौन सी होती है, अनौपचारिक कौन सी होती है, निरौपचारिक कौन सी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली टॉपिक कौन सा, बाल विकास। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, बाल विकास। बाल विकास मतलब इंग्लिश में बोले तो चाइल्ड डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि मैंने इंग्लिश में क्या बोला, क्यों, क्योंकि पेपर में हिंदी वर्जन के साथ साथ क्या आता है, इंग्लिश वर्जन। क्या आता है, इंग्लिश वर्जन। और जब तक हम इंग्लिश वर्जन पे ध्यान नहीं देंगे तब तक क्या होगा, हमारा पेपर में मिस्टेक होने की संभावना रहती है। क्यों, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है, एक क्वेश्चन आया था अधिगम में से, जिसमें हिंदी में तो उसने दे रखा निम्न में से व्यवहारवाद से संबंधित है, लेकिन इंग्लिश में उसने दे दिया इनसाइट थ्योरी। इंग्लिश में क्या दे दिया उसने, इनसाइट थ्योरी से कौन संबंधित है। इनसाइट का मतलब होता है सूझ का सिद्धांत। इनसाइट का मतलब क्या होता है, सूझ। इनसाइट का मतलब क्या होता है, सूझ। मतलब क्या होता है, गेस्टाल्टवाद। सिंपल सी बात, क्या, गेस्टाल्टवाद। सूझ का सिद्धांत किसने दिया, ये उसने पूछा और हमें क्या करना था उसमें, कॉलर। और हम लोग व्यवहारवाद में से हम लोग करके आगे, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्या है हमारा पहला चैप्टर, कौन सा, बाल विकास। कौन सा है हमारा, बाल विकास। इस बाल विकास में हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास के पितामह कौन थे, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन कहां पे हुआ, बाल विकास का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, क्या परिभाषा है बाल विकास की, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्था मानी है, सारे मनोवैज्ञानिकों ने हमारे जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, उसको कितनी अवस्था में वर्गीकृत किया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर चालू होगा हमारा बालक का विकास। मतलब जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शारीरिक विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शारीरिक विकास।
क्या पढ़ेंगे हम लोग? शारीरिक विकास, जिसमें बालक के सर का वजन कितना है, हड्डी कितनी है, दांत कितने हैं, कब दांत आगे आते हैं, कब पीछे के दांत आते हैं, कब टूटते हैं, बच्चा कब खाएगा, नहाएगा, सोएगा, सब हम लोग पढ़ने। ये साइकोलॉजी में पूरा साइंस घुसा हुआ है, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञानमयी। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञानमयी। मनोविज्ञान शाखा तो है किसकी? दर्शन शास्त्र की। मनोविज्ञान शाखा तो किसकी है? दर्शन शास्त्र की। किसकी शाखा है? दर्शन शास्त्र की। लेकिन जो इसका नेचर है, जो इसका नेचर है कैसा है? वो विज्ञानमयी। इसका नेचर कैसा है? वो विज्ञानमयी। जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, ऐसे ही किसमें प्रैक्टिकल होता है? मनोविज्ञान में। ऐसे किसमें प्रैक्टिकल होता है? मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। मनोविज्ञान का एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते, या हमारे जो विद्यार्थी जीवन है या हमारी लाइफ है, उस चीज को, हमारे जो लाइफ में जो घटित हुआ है उसको हम लोग साइकोलॉजी में इंक्लूड हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते, तब तक हम किसी चीज को नहीं समझ पाते, तब तक हम किसी चीज को नहीं समझ पाते। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? शारीरिक विकास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? मानसिक विकास। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? मानसिक विकास। मानसिक विकास की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे, मानसिक विकास की अवस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे, जो 3 अवस्था होती है मानसिक विकास की, वो हम लोग पढ़ेंगे। कुछ प्रतिवर्त पढ़ेंगे मानसिक विकास में हम लोग, जैसे रूटिंग, मोरो बेबिंस्की, पकड़ना। यदि बालक के पैर के तलवे को ठोका जाता है, यदि बालक के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो बालक की उंगलियां ऊपर की ओर आती हैं। यदि बालक के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो बालक की उंगलियां ऊपर आती हैं और फिर सीधी मुड़ जाती हैं। इसको क्या कहते हैं? यदि बालक की हथेली को किसी चीज से दबाया जाता है तो बालक उस चीज को क्या करता है? पकड़ लेता है। बालक उस चीज को क्या करता है? पकड़ लेता है। इसको क्या बोला जाता है? ये इस चीज का हम लोग किस में अध्ययन करेंगे? हम लोग मानसिक विकास में कुछ प्रतिवर्त है, रिफ्लेक्स, जिनको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक विकास। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रियात्मक विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रियात्मक विकास। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? संज्ञानात्मक विकास, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जिसमें सिर्फ हम लोग जो सब लोग पढ़ाते हैं और या फिर गाइडों में दिया हुआ है, सब में क्या दिया हुआ है? जीन पियाजे का, और वो भी कैसे दिया हुआ है? ऊपर से। कैसे दिया हुआ है? ऊपर से। लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा डीप में। हम कैसे पढ़ेंगे हम लोग? पूरा डीप में। सिर्फ दे रखा है कि 4 अवस्था हम मानिए। जीन पियाजे ने कितनी अवस्था मानिए? 4 अवस्था मानिए। लेकिन हम तो कहते हैं इन 4 अवस्थाओं के अंदर और अवस्था है। हम तो कहते हैं इन 4 अवस्थाओं के अंदर और अवस्था है, उस अवस्था के अंदर और भी बहुत कुछ मेंशन है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा ईगोसेंट्रिसिज्म उसने पूछा है, वो पूछा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में से, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो 2 से 4 वर्ष की होती है, और दूसरी अंतर्दर्शी अवधि जो 4 से 7 वर्ष की होती है। और इसको जो लिमिटेशंस है ना, जो किसकी है? ये प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। अगर मान लो वो पूछ लेता कि ईगोसेंट्रिसिज्म में कौन सी अवस्था में पाया जाता है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं देता, तो क्या हम लोग कर पाते? नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? उसके अंदर जाकर के हमें पढ़ना है। इसने एक शब्द दिया है संज्ञानात्मक। इसका मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? मेटा संज्ञान का मतलब क्या है? मेटा संज्ञान के प्रवर्तक कौन है? संज्ञान के बारे में हमने कह दिया, जीन पियाजे ने उल्लेख किया, लेकिन आ गया मेटा संज्ञान किसे कहते हैं, या मेटा संज्ञान के प्रवर्तक कौन है, या स्कीमा किसे कहते हैं, स्कीम्स किसे कहते हैं। स्कीमा के बारे में हमें चलो अब पता होता है हमें कि स्कीमा हम कहते हैं, मतलब इसके हमारे दिमाग में संग्रहित मौलिक इकाइयां, हमारे दिमाग में संग्रहित मौलिक इकाइयां, उसको क्या नाम दिया गया? स्कीमा। या ऐसी मनोरचनाएं जिनका सामान्यीकरण किया जा सके, क्या कहलाती है? हमारी स्कीमा। इसका थोड़ा सा हमने पढ़ा,
लेकिन हमें पता है कि स्कीम्स किसे कहते हैं? क्या पता है कि हमें स्कीम्स किसे कहते हैं? क्या हमें पता है मूल स्कीमा किसे कहते हैं? क्या हमें पता है मेटा संज्ञान किसे कहते हैं? मेटा संज्ञान के प्रवर्तक कौन है? अरे यहां तक नहीं पता कि संज्ञान किसे कहते हैं। और कोई एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप डीएसएसपी का पेपर उठा करके देखोगे, सीटेट का पेपर उठा करके देखोगे या केवीएस का उठा करके देखोगे, उन सब पेपरों में ये चीज पूछी गई है। और वो ही पैटर्न अपनाया जा रहा है किसमें? रीट लेवल में। किसमें अपनाया जा रहा है? रीट में। रीट का पिछली बार का पेपर उठा करके देखिए, इतना टफ पेपर आया कि पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ। किसी गाइड में से कोई क्वेश्चन नहीं मिला उसमें, किसी भी गाइड में से कोई उसमें क्वेश्चन नहीं मिला, आंसर की तक नहीं लग पाई थी। आप देख लीजिएगा, उठाकर देखिए, जो बच्चे पहले रीट का पेपर दे चुके हैं वो देखिएगा साइकोलॉजी का पेपर कैसे आया था। दोबारा देख लेना, पेपर तो दे ले लेकिन दोबारा देख लेना। और जो नए देने वाले हैं वो भी एक बार पेपर को उठाकर देखिए ये कैसे पूछा था पेपर। इसलिए कैसे पढ़ना पड़ता है, हमें पूरा डीप में जाकर के पढ़ना पड़ता है। हमें संज्ञान भी पढ़ना है, हमें मेटा संज्ञान भी पढ़ना है, हमें स्कीमा भी पढ़ना है, हमें स्कीम्स भी पढ़ना है, हमें मूल स्कीमा भी पढ़ना है, हमें मेटा संज्ञान भी पढ़ना है। हमें जो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से पहले कुछ शब्दावली विकसित की है या कुछ शब्दावली का प्रयोग किया है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो उसने प्रयोग किया है क्या? अनुकूलन। उसने प्रयोग किया है अनुकूलन, उसने प्रयोग किया है आत्मसात्करण, उसने प्रयोग किया है साम्य धारण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। अनुकूलन को बोलते हैं हम लोग एडेप्टेशन। उसने प्रयोग किया है विकेंद्रण मतलब डिसेंटरिंग। उसने प्रयोग किया है मानसिक संक्रिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटल ऑपरेशंस। उसने प्रयोग किया है संज्ञानात्मक रचना। क्या? संज्ञानात्मक रचना मतलब या संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक शब्द का प्रयोग क्या? उसने संरक्षण मतलब कंजर्वेशन। ये सब पढ़ने के बाद तब हमारा स्टार्ट होता है क्या? संज्ञानात्मक विकास। क्या स्टार्ट होता है हमारा? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास हमारा स्टार्ट होता है। और उसमें जो 4 अवस्था हैं, उन 4 अवस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इन 4 अवस्थाओं के अंदर कौन कौन सी अवस्थाएं उनका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इस संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने के बाद मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को पढ़ने के बाद इसके साथ ही हम लोग पढ़ेंगे वाइगोटस्की का। किसका पढ़ेंगे हम लोग? वाइगोटस्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो जीन पियाजे के समान ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये समझ लीजिएगा हमारे आधे से ज्यादा हमारा जो ये जो बाल विकास है वो हमारा पूरा हो गया। ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नैतिक विकास। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? नैतिक विकास। किसका? कोहलबर्ग का। किसका पढ़ेंगे हम लोग? कोहलबर्ग का। और कैसे पढ़ेंगे? बोई गहराई में। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? बोई गहराई में। जैसे एक क्वेश्चन आया था, एक बालक तर्क प्रस्तुत करता है, एक बालक तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। एक बालक तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। एक बालक तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है। अगर वह दवाई की चोरी करता है, अगर वह दवाई की चोरी करता है तो पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। यह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के अंतर्गत आता है? बताइए कहां है? बताइए कहां पर उल्लेख है इसका? है कहीं उल्लेख या कोई क्वेश्चन दिया हुआ है किसी गाड़ी में? है क्या? कहीं पे नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे इसको हिंज की स्टोरी के ऊपर। किसके ऊपर पढ़ेंगे हम लोग? हिंज की स्टोरी के ऊपर, जिसकी बीवी किससे पीड़ित होती है? कैंसर से। जिसकी बीवी किससे पीड़ित होती है? कैंसर से। और उसके इलाज के लिए चाहिए उसको 2000 पाउंड, जो हिंज के पास नहीं होती है। बेचारे क्या करेगा?
अगर दवाई की चोरी करता है तो जेल जाएगा, और दवाई की चोरी नहीं करता है तो क्या हो जाएगी, उसकी पत्नी मर जाएगी। अब एक काम करना है, अब पता नहीं आप होते तो पता नहीं क्या करते, बीवी को मारते, दवाई की चोरी करते। जिसको बीवी से प्यार होता है वो तो दवाई की चोरी कर लाता, अगर जिसको बीवी से प्यार होता है वो तो दवाई की चोरी कर लाता, और जिसको नहीं आता मरे तो मर जा, दूसरी कर लाएंगे, क्योंकि आजकल तो पेट पे लटकी होती हैं। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं दूसरी कर लाऊंगा, अरे ढूंढने से नहीं मिलती, अगर कोई लालटेन वगैरह ढूंढ के फिरोगे ना तो भी आपको नहीं मिलने वाली। इसलिए क्या है, जो अभी है उसी पे ध्यान देना है। अगर उसको कुछ हो रहा है तो आपको इसकी क्या करनी है, सेवा करनी है आपको, जैसे वो इंजन ने करी थी। अपनी पत्नी को मरने नहीं देना चाहता था, फिर भी इसलिए क्या कर रहा है, वो दवाई की चोरी कर रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी को बचाना उसके लिए क्या है, जरूरी है। ऐसे ही आपको क्या निभाना है, अपना पत्नी धर्म। हमेशा कहा गया है कि पति धर्म, अरे पति धर्म तो होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, पत्नी धर्म होता है। जब हम लोग नैतिक विकास पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग हिंज के बारे में, हिंज ने कैसे अपनी बीवी की जान बचाई या बीवी को मरने दिया, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको क्या निभाना है, अपना पत्नी धर्म, और लड़कियों को भी क्या निभाना है, साथ में पति धर्म निभाना है। इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा ये भी हम लोग बाद में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कोहलबर्ग, ऊपर ऊपर से नहीं, कैसे पढ़ना है, हमें गहराई में हमें पढ़ना है। उसके बाद हमने पढ़ना है क्या, भाषात्मक विकास। क्या पढ़ना है हमें, भाषात्मक विकास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चौमस्की का मनोभाषिक सिद्धांत। किसका पढ़ेंगे हम लोग, चौमस्की। कौन, चौमस्की का मनोभाषिक सिद्धांत, जिन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है एलएडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र, कैसे ये मदद करता है सीखने में, बच्चा इससे कैसे बोल पाता है, इसके लिए किसने प्रयोग किया, चौमस्की ने। चौमस्की का कौन सा सिद्धांत, मनोभाषिक सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सामाजिक विकास। क्या, सामाजिक विकास, और इस सामाजिक विकास में भी हम लोग पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। कौन सा, एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, जिसमें उसने कितनी अवस्था बताई है, 8 अवस्था है। कितनी अवस्था बताई है, 8 अवस्थाएं। 8 उसने क्या मानी है, संघर्ष, और 8 क्या मानी है उसने, शक्ति मानी है, मनोसामाजिक शक्ति मानी है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि एरिक्सन हर बार पूछा जाता है। एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका केबीएस हो, चाहे आपका डीएसएस भी हो, चाहे आपका सीटेट हो। क्या होता है, सब में एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत पूछा जाता है, जिसमें से हमें पूरा हमें याद, एक एक को हम लोग जब भी हम ये चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे तब पूरा हम लोग खोल करके पूरा पढ़ाएंगे, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। क्योंकि साइकोलॉजी कैसी है, प्रैक्टिकल। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। हमारे पास लिखा हुआ खूब है, हमारे पास नोट्स खूब है, हमारे पास गाइड खूब है, क्योंकि किताब नहीं गाइड है, हमारे पास गाइड खूब है, क्योंकि किताब होती है ऑथेंटिक, किताब होती है ऑथेंटिक जो गवर्नमेंट की होती है। बाकी कौन होते हैं, गाइड है, बाकी क्या होते हैं, गाइड, जो हमारी दिशा को भटका देती हैं। क्या करती है, हमारी दिशा को हमारी भटका देती हैं। इसलिए हमें क्या पढ़ना है, हमें ऑथेंटिक तरीके से हमें पढ़ना है। कौन सा सिद्धांत लास्ट में, सामाजिक विकास सिद्धांत। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, वंशानुक्रम एवं वातावरण, कि कितना योगदान वंशानुक्रम का है हमारे जीवन में, कितना योगदान वातावरण का है। किन किन मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया वंशानुक्रम वातावरण पे, कौन कौन से क्या क्या उन्होंने बोला है, क्या वंशानुक्रम की ज्यादा भूमिका होती है, क्या वातावरण की ज्यादा भूमिका होती है, क्या दोनों की बराबर भूमिका होती है। इसके बारे में कुछ नियम है वंशानुक्रम के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक मनोवैज्ञानिक हुए रॉस, उन्होंने बोला है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है। उन्होंने बोला है वातावरण के लिए कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो क्या करती है, हमें प्रभावित। मतलब हमने क्या किया, हमारे वंशानुक्रम से हमें सब चीजें मिली, लेकिन उसको प्रभावित किसने किया, हमारे वातावरण ने हमारे ने प्रभावित किया। फिर इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे विकास को इसको बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्व।
हम लोग उसके बारे में चर्चा करके हम लोग बाल विकास हमारा खत्म करेंगे। कुछ परिभाषा है, कुछ विशेषता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अधिगम। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अधिगम। अधिगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अधिगम क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, प्रभावकारी सीखने की विधियां कौन कौन सी हैं, अधिगम के कितने प्रकार माने आशुबेल ने, आशुबेल या उसुबेल, उसुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार माने हैं। एक मनोवैज्ञानिक और हुए गैगनी, गैगनी ने अधिगम के कितने प्रकार माने हैं, कौन सी किताब में माने हैं, कब माने हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है गैगनी का, लेकिन हमें उसुबेल का भी याद रखना है, जिसने अधिगम के कितने प्रकार माने, 4, और गैगनी ने कितने माने, 8। गैगनी ने कितने माने, 8। इसने 4 कौन कौन से माने, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटना और अर्थपूर्ण। कौन कौन से, अभिग्रहण, अन्वेषण, रटना और अर्थपूर्ण। कितने प्रकार हो गए, 4। ऐसे गैगनी ने कितने माने, 8। कितने माने उसने, 8 प्रकार माने। कौन सी किताब में, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कौन सी किताब में, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। कहां से स्टार्ट किया, पहला सांकेतिक अधिगम। कौन सा स्टार्ट किया उसने, सांकेतिक अधिगम। दूसरा उद्दीपक अनुक्रिया, दूसरा कौन सा, उद्दीपक अनुक्रिया। तीसरा कौन सा, सरल श्रृंखला। तीसरा कौन सा, सरल श्रृंखला। चौथा कौन सा, शाब्दिक साहचर्य। चौथा कौन सा, शाब्दिक साहचर्य। पांचवा कौन सा, वेदात्मक। पांचवा कौन सा, वेदात्मक। छठवा कौन सा, संप्रत्यय। छठवा कौन सा, संप्रत्यय। सातवां कौन सा, नियम या सिद्धांत अधिगम। सातवां कौन सा, नियम या सिद्धांत अधिगम। आठवां कौन सा, समस्या समाधान। ये पूरा क्रम वाइज हमको याद होना चाहिए। इसमें से कहीं से भी कुछ पूछ लेता है, निम्न को क्रम से जमाइए। 5वें नंबर पे कौन सा है, 6वें नंबर पे कौन सा है, ऊपर से नीचे तक का क्रम जमाइए, नीचे से ऊपर तक का क्रम जमाइए, बीच का क्रम जमाइए। निम्न में से कौन सा प्रकार गैगनी ने नहीं माना है, निम्न में से कौन सा प्रकार उसुबेल ने नहीं माना है, निम्न में से उसुबेल की किताब नहीं है, निम्न में से गैगनी की किताब नहीं है, जिसका वर्णन उन्होंने अधिगम के प्रकार मानने में किया है। कौन सी किताब में किया, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। किसकी किताब है ये, गैगनी की। क्या माने इसमें अधिगम के कितने प्रकार माने इन्होंने, 8 प्रकार माने। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, अधिगम के सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अधिगम के सिद्धांत। जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक का। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे थॉर्नडाइक का। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पावलोव का। पावलोव का सिद्धांत आप पढ़ोगे, थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप पढ़ोगे, तो ऐसे नहीं पढ़ाता मैं ऊपर ऊपर से। आप देखिएगा जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आ जाएगा कैसे हम लोग पढ़ाते हैं अंदर जाकर के। हमारे यहाँ विनायक संस्थान में कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है। हमारे विनायक संस्थान में कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं की जाती है। चाहे कोई सा ही सब्जेक्ट उठा करके देख लो, अगर हम लोग फॉर्मेलिटी करते तो कभी भी हमारे यहाँ से फर्स्ट रैंक नहीं आती। अगर हम लोग फॉर्मेलिटी करते तो हमारे यहाँ से कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आती। आप उठा करके देखिए रिजल्ट देखिए आप हमारा, तब जाकर आप हमारे पास आइए। हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते, हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग सिलेक्शन। और कहीं हम लोग पढ़ाने जाते हैं, हम लोग कह देते हैं कि 45 से 50 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दीजिए। या हमारे जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, है ना, कोचिंग के जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर PM साहू सर, वो हमें कहते हैं बच्चे की समझ में जब तक नहीं आए, बच्चे की समझ में जब तक नहीं आए तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, चाहे कितना ही लंबा चला जाए। इसका मतलब वो किस पे ध्यान दे रहे हैं, वो आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो वो भी कह देते हैं कि सर 45 दिन में कंप्लीट करा दो, 50 दिन में कंप्लीट करा दो। अरे 50 दिन में कंप्लीट होती है क्या, 50 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन बच्चों की समझ में नहीं आएगा। बच्चे यही कहते रहेंगे ये क्या पढ़ा दिया। इसलिए आप आइए, हमारा विनायक संस्थान हम ज्वाइन कीजिए। जब तक ऑनलाइन हमारी चलती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को हम शेयर कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गेस्टाल्ट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बांडुरा का सिद्धांत, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टोलमैन का सिद्धांत, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोटलेवन का सिद्धांत, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुथरी के बारे में। ये हमारे क्या है, अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम लोग पढ़ेंगे बड़ी गहराई से। हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करने वाले, बिल्कुल। हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग पूरा गहराई में। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चंस भी आपको एक से एक बढ़कर के मिलेंगे, कहीं किसी की कॉपी नहीं किया हुआ मिलेगा, क्योंकि कॉपी मैं करता नहीं हूं। जब भी आप मेरे क्वेश्चन देखोगे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, और वो ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर से उठा करके दे दिया, ऊपर से कोई नहीं देता। आजकल बाल की खाल निकालते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई भी एग्जाम में ऐसा आता है डीप में साइकोलॉजी का क्वेश्चन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। इस लॉकडाउन में, जब से हमारा लॉकडाउन लगा है 15 मार्च से लॉकडाउन लगा है, तब से मैं फ्री नहीं रहा हूं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ के क्वेश्चन भेजते रहते हैं, ऑनलाइन पढ़ के क्वेश्चन भेजते रहते हैं, सर इसको सॉल्व करो। मैंने कहा पूछो ना उनसे, उन्होंने क्या आंसर बताया है कि सर हमारी समझ में नहीं आया, उन्होंने ऐसे पढ़ा दिया। अरे ऐसे कैसे पढ़ा दिया, समझो उसको, क्वेश्चंस को। सारे दिन और रात उन्हीं में लगा रहता है। जब तक हमारे कोचिंग के बच्चे संतुष्ट नहीं होते तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए हम कहते हैं हमारी कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपके सिलेक्शन का हम लोग वादा करते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके साथ साथ हम लोग आपकी मेहनत करेंगे। ये क्या है हमारा अधिगम के सिद्धांत, क्या कहां तक थे हम लोग, अधिगम के सिद्धांत। उसके बाद पढ़ेंगे अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के वक्र हम लोग पढ़ेंगे, ये अधिगम का हमारा यहां तक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का मतलब मोटिवेशन। जैसे मैंने एक लाइन बोली थी आपको स्टार्टिंग में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, जब चिड़िया से मैंने पूछा कि कैसे बना आशियाना, तो चिड़िया तनक कर बोली, चिड़िया तनक का मतलब गुस्से में चिड़िया बोली कि भरनी पड़ती है बार बार उड़ान। क्या भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसका मतलब चिड़िया क्या है, मोटिवेट है। चिड़िया क्या है, मोटिवेट है। आंतरिक अभिप्रेरणा से वो मोटिवेट है। क्यों, अगर वो घोंसला नहीं बनाएगी या अन्न नहीं लाएगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी, बताइए आप। कर सकती है क्या। हमारा जब नया मकान बना होता है, चिड़िया घोंसला रखती है, हम लोग उठा करके उसको फेंक देते हैं, फिर चिड़िया रखती है, फिर हम उठा करके फेंक देते हैं न, चिड़िया रखती है फिर उठा करके फेंक देते हैं। एक दिन हमको भी दया आने लग जाती है कि यार चिड़िया घोंसला रख रही है, रख लेने दो इसको, बच्चों को इसको जन्म देना है। क्यों, क्योंकि मोटिवेट है। हम लोग जब कभी हमें असफलता मिल जाती है, हम लोग हार करके हम लोग बैठ जाते हैं, या कभी कभी ऐसा घातक कदम उठा लेते हैं जो खुद को नहीं लेकिन घर वालों को वो क्या इतना दुख दे जाता है कि वो जिंदगी भर वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसे क्यों किया। इसलिए कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। असफलता से घबराकर हार मानकर बैठ जाना, असफलता से घबराकर हार मानकर बैठ जाना किसकी निशानी है, वो कायरता की निशानी है। किसने बोला है, विवेकानंद ने। किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद ने बोला है। असफलता से घबराकर हार मानकर बैठ जाना किसकी निशानी है, कायरता की निशानी है। इसलिए कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमेशा परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। महावीर स्वामी का आपने नाम सुना होगा, है ना। महावीर स्वामी जो जैनों के 24 तीर्थंकर रहे हैं, उन्हें महावीर क्यों कहा गया पता है आपको। उन्हें महावीर इसलिए नहीं कहा गया कि उनका नाम महावीर था। महावीर को महावीर इसलिए नहीं कहा गया कि उनका नाम महावीर था। महावीर को महावीर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने किसका सामना किया, उन्होंने विकट परिस्थितियों का सामना किया। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें किसका सामना करना है, परिस्थितियों का। हमारे सामने
परिस्थितियां खड़ी हुई हैं। क्या खड़ी हुई है हमारे सामने? परिस्थितियां खड़ी हुई हैं। कौन सी परिस्थिति खड़ी हुई है? जॉब की। क्या चाहिए हमें? नौकरी। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। और उस सरकारी नौकरी के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और मेहनत कैसी करनी पड़ेगी? जैसी चिड़िया ने करी थी। किसने करी थी? चिड़िया ने। आप अगर इतिहास उठा करके देखेंगे, महमूद गजनबी एक शासक था। कौन था? महमूद गजनबी 17 बार युद्ध हार गया था। कितनी बार हारा था? 17 बार। किससे प्रेरणा मिली उसको? मकड़ी से। किससे मिली? मकड़ी से। कब? जब वो खाट पर सो रहा था, मकड़ी चढ़ रही थी, उतर रही थी, चढ़ रही थी, उतर रही थी, लास्ट में मकड़ी क्या करती है? चढ़ जाती है। और महमूद गजनबी ने आक्रमण किया 18वां, और महमूद गजनबी क्या क्या महमूद गजनबी ने उस युद्ध को जीता था। ऐसे किसमें पढ़ेंगे हम लोग? ये अभिप्रेरणा में। इसलिए दोस्त प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी हमें क्या नहीं माननी है? हमें हार हमें नहीं माननी है। अभिप्रेरणा के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? चिंतन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? चिंतन। चिंतन वो नहीं जो गाइडों में है, वो चिंतन नहीं पढ़ेंगे हम लोग जो गाइडों में, वो चिंतन पढ़ेंगे जो ऑथेंटिक बुक्स में है। जो चिंतन, वो चिंतन पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में आता है। वो चिंतन नहीं पढ़ेंगे जो कभी एग्जाम में नहीं आता। चिंतन हम ये भी पढ़ेंगे कि चिंतन 4 प्रकार का होता है, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारी किताब में दिया, ऑथेंटिक बुक्स में दिया हुआ चिंतन है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। किसके अनुसार? जिक्वाड़ों व रूप के अनुसार चिंतन भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके अंदर क्या क्या माना है? स्वैली चिंतन क्या होता है? यथार्थवादी चिंतन क्या होता है? इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे हम। उसके बाद हम इसके साथ इसमें पढ़ेंगे हम लोग निर्मितवाद। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? निर्मितवाद हम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। जिसका सबसे पहले प्रयोग किया था एक मनोवैज्ञानिक हुए, गिम्बके टस्टकाबाई को। एक मनोवैज्ञानिक हुए थे गिम्बके टस्टकाबाई को, इसका सबसे पहले उन्होंने उल्लेख किया था। और इसके साथ ही पढ़ेंगे हम लोग तर्कना। तर्कना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या? रीजनिंग। मतलब देख लो, हम लोग साइकोलॉजी में इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, हम लोग साइकोलॉजी में हम लोग साइंस भी पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी भी पढ़ रहे हैं। एक बात और बता दूं, साइकोलॉजी में क्या होना चाहिए? हिंदी मजबूत होनी चाहिए। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हिंदी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि शब्द पूछता है वो, और जब तक शब्दों का अर्थ पता नहीं होता, जब तक शब्दों का अर्थ पता नहीं हुआ, तब तक हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए शब्दों को तोड़ना, जोड़ना सब कहां से आता है? हिंदी से। सब कहां से आता है? हिंदी से। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, किसको मजबूत करना है हमें? साइकोलॉजी पढ़ने के लिए हिंदी को मजबूत करना है। और हिंदी के भी कितने क्वेश्चंस हैं? 30। कितने क्वेश्चंस हैं? 30। इसलिए, और संस्कृत के कितने हैं? 30। ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि हिंदी संस्कृत क्या है? हिंदी की क्या है? आदि जननी। और इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? साइकोलॉजी। इन सबका, सारे सब्जेक्टों का मास्टरमाइंड कौन है? साइकोलॉजी। क्योंकि ये क्या सिखाता है? हमारी थिंकिंग पावर को हमारी बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? हमारी थिंकिंग पावर को हमारी बढ़ाता है। एक मूवी आई थी, कौन सी? सुपर 30। कौन सी मूवी आई थी? सुपर 30। किसकी बायोपिक थी वो? आनंद कुमार जी की, जो बिहार में पटना के रहने वाले हैं। उन्होंने कितने बच्चे लिए? सबसे पहले 30। कितने बच्चे लिए? 30। और कितनों का सिलेक्शन कराया? 30 का सिलेक्शन कराया। किसमें? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कैसे हुआ उनका सिलेक्शन? ऐसे हो गया सिलेक्शन। सिलेक्शन हुआ जब उन्होंने मेहनत करी और उन बच्चों ने मेहनत करी। और जब बच्चे की मेहनत मिली और उन आनंद कुमार जी की मेहनत मिली, तो क्या निकला रिजल्ट? पॉजिटिव रिजल्ट निकला, और सबके सब बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। हमारे संस्थान के, विनायक संस्थान के सारे टीचर्स आपके साथ जी जान लगाने को तैयार हैं। सिर्फ कमी किसमें है? आप में। कमी किसमें है? आप में। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ नहीं पाते। किसमें है? पढ़ नहीं पाते। हम लोग सोच नहीं पाते। आपको बुरी लगेगी ये बात, है ना, कि सर हमारे बोल रहे हैं कि कमी हम में। नहीं, कमी भी हम में। हम कोई भगवान नहीं है ना। अगर भगवान होते तो पता नहीं क्या हो जाते हैं। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, सच पढ़ा रहा हूं, गलत हो ही नहीं सकता। अरे भगवान ने थोड़ी ना उतार के भेजा है हमें।
हम भी तो ह्यूमन नेचर है, हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, लेकिन क्या है, हम मेहनत करने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हमने ये नहीं बोला कि हम लोग गलत नहीं हो सकते, हम ये है कि हम आपके साथ मेहनत करने को तैयार हैं। आपको क्या करनी है, हमारे साथ मेहनत। इसलिए किसी भी बच्चे ने जब भी मुझे मैसेज किया या किसी भी बच्चे ने मुझे कॉल किया, तब भी मैंने उसका हैंड टू हैंड मैंने उसको सॉल्यूशन दिया। कोई कभी मैं बिजी रहा तो कभी मैं लेट हो गया, लेकिन मैंने दिया जरूर। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसका मैंने आंसर नहीं दिया। एक बात और बताऊं, हमारे संस्थान के बहुत बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, मोस्टली बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, और वो मुझसे अपना शेड्यूल सेट करवाते हैं, वो मुझसे पढ़ने का शेड्यूल सेट करवाते हैं कि सर हमारा टाइमिंग बना करके दे दीजिए कि हमें कब कब पढ़ना है। मैं कहता हूं मैं बना तो दूंगा, मैं कहता हूं मैं बना तो दूंगा, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, उस शेड्यूल को अगर फॉलो नहीं किया तो मेरी और आपकी बात आज से ही बंद हो जाएगी। लेकिन बच्चे मुझसे वादा करते हैं, जब भी सर आप फोन करके देखोगे आपके टाइम पे अगर पढ़ते नहीं मिले तो आप हमसे बात ही मत करना। और आज हमारे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि फर्स्ट रैंक हमारे संस्थान से आएगी, क्योंकि मैं खुद जगाता हूं बच्चों को। 4 बजे उठ करके मैं खुद जगाता हूं बच्चों को, पढ़िए, और बच्चे पढ़ते हैं और मुझे बच्चे रिजल्ट देते हैं। जब भी मैं टेस्ट पेपर उनको भेजता हूं तो बच्चे मुझे आंसर देते हैं कि सर इसका आंसर ये, इसका आंसर दे, और मुझसे पूछते। कभी भी मैंने किसी बच्चे को निराश नहीं किया। उन्होंने मुझे कितनी देर फोन पे बात करी हो, मैंने ये नहीं कहा मैं काट रहा हूं या मैं कुछ काम कर रहा हूं, नहीं, मैंने हैंड टू हैंड बच्चों को जवाब दिया है। मैंने बच्चों को पेंटिंग्स बना करके भेजी है कि आपके सामने अगर कभी बाई चांस पिक्चर ही आ जाए और पूछे इस पिक्चर के थ्रू या इस पिक्चर के द्वारा आपको क्या समझ आ रहा है, वो ऑप्शन दे देगा, वो लाइन दे देगा, या इस पिक्चर में कौन सा सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है, या इस पिक्चर में ये इंसान क्या कर रहा है, ये सब मैंने बच्चों को सिखाया इस लॉकडाउन में। और सिर्फ किसके द्वारा, फोन के द्वारा। इसलिए हम कहते हैं हमारा संस्थान में आइए, हमारे संस्थान से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को हमारा शेयर कीजिए, तब हम लोग आपके साथ मेहनत करेंगे। हम लोगों ने मेहनत करी, आप लोगों ने मेहनत करी, आपका भविष्य उज्जवल होगा। राइट ना। चिंतन के बाद हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेज। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। ये क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं, अलग अलग तरह के व्यक्ति विभिन्नताएं क्या होती हैं। भाषा के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, देश के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, काल के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, भिन्न स्थानों के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। अगर पहाड़ी वाले इंसान है तो वो कैसे रहते हैं, हमारे यहाँ के इंसान कैसे रहते हैं, क्यों पहाड़ी वाले फुर्तीले होते हैं, क्यों गर्म इलाके के लोग सस्ते होते हैं, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग व्यक्तित्व। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्तित्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पर्सनैलिटी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब इसका ये कौन से शब्द से पैदा हुआ, लैटिन शब्द पर्सोना से। किससे पैदा हुआ, पर्सोना से। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। पर्सोना का मतलब मुखौटा, मतलब हम हमारे दिल में कुछ रखते हैं और बाहर कुछ रखते हैं। ऐसा इंसान कभी भी सफल नहीं होता, ध्यान रखना। वो एक बार तो जीत जाएगा लेकिन कभी आगे वो सफल नहीं होगा। दिल में कुछ और बाहर कुछ, जो है वो मुंह पे बोल दो। ये क्या है हमारा व्यक्तित्व। कितने प्रकार किसने माने, हिप्पोक्रेटस ने कितने माने, या जुंग ने किसने माने, आइजेंक ने कितने माने, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। अंतर्मुखता बहिर्मुखता, या अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के प्रकार मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। और उसने ऑप्शन में नहीं दिया जुंग। उसने क्या नहीं दिया ऑप्शन में, जुंग नहीं दिया, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ा है कि जुंग ने व्यक्तित्व के प्रकार माने दो। कौन कौन से प्रकार माने, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। लेकिन हमने नहीं पढ़ा कि अगर जुंग नहीं आया तो क्या करेंगे हम लोग, और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। हमने पढ़ा और बच्चे हमारे करके आए। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता ये प्रकार माने किसने, जुंग के साथ। जुंग का शिष्य कौन, आइजेंक। कौन था, आइजेंक। उसने व्यक्तित्व के प्रकार माने क्या,
व्यक्तित्व के प्रकार माने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता। उसने दो प्रकार माने, उस दो प्रकार सबसे पहले दो प्रकार माने उसने, अंतर्मुखता बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, फिर उसके बाद माना उसने मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएं। सुपर ईगो की मनोविकृति और सुपर ईगो की क्रियाएं उसने ये बाद में जोड़ा। सबसे पहले माना अंतर्मुखता बहिर्मुखता, स्नायु विकृति बनाम स्थिरता, ये दो प्रकार उसने सबसे पहले माने। उसके बाद उसने जोड़ा मनोविकृति और सुपर ईगो क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन करना था हमें उसमें, कौन सा करना था, आइजेंक। कौन सा करना था हमें, आइजेंक। और हम लोग उस चीज को क्या करके आगे, हम लोग गलत करके आगे। हम लोग सब ये पढ़ेंगे, हम लोग व्यक्तित्व के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, बुद्धि। व्यक्तित्व के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बुद्धि। बुद्धि के सिद्धांत किस किसने माना, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि का मापन, कब बुद्धि शब्द का प्रयोग किया, बुद्धि लब्धि क्या होती है, टर्मन ने क्या माना, सब हम लोग इसके बारे में वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बालक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बालक। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बालक। बाल अपराधी बालक, समस्याग्रस्त बालक, मंद बुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक। विभिन्न बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके लिए विद्यालय कैसी होनी चाहिए, इनकी पहचान कैसी होती है, टीचर को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए। अगर एक बालक विद्यालय से भाग रहा है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके माता पिता को क्या करना चाहिए, ये सब हम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकार। उसके बाद क्या सॉरी उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विकार हम लोग पढ़ेंगे। जैसे डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, ये हम लोग पढ़ेंगे। एक हमारे भूख से रिलेटेड भी दो विकार होते हैं, भूख से रिलेटेड भी दो विकार होते हैं, जिसके बारे में आपको बता देता हूं। भी एक क्वेश्चन आया था पिछली बार डेट में, लड़कियों में भूखे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लड़कियों में भूखे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण लगभग वह खाना बंद कर देती है। लड़कियों में भूखे रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण वे लगभग खाना बंद कर देती है। इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है, इसे मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। मतलब इसको हिंदी में बोले तो क्या होता है, क्षुधाभाव। क्या होता है हिंदी में बोले तो, क्षुधाभाव। और क्षुधा को बोलते हैं क्या, भूख। मैंने क्या बोला था, साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या मजबूत होनी चाहिए, हिंदी। साइकोलॉजी पढ़ने के लिए क्या मजबूत होनी चाहिए हमारी, हिंदी। यहाँ पे शुदा आया, शुदा का अगर हिंदी नहीं पढ़ी होगी तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आएगा कि शुदा होती क्या है। इस शुदा का मतलब क्या होता है, भूख। मतलब किसका अभाव है हमारे अंदर, भूख का अभाव। और किस में पाई जाती है ये, लड़कियों में। किस में पाई जाती है ये, लड़कियों में। क्यों पाई जाती है, देखिए अगर मान लो कोई मोटी लड़की है ना, हेल्दी लड़की है, मैं हमारी क्लास में है, लेकिन मैं नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगी मुझसे, है ना। उनमें क्या होता है, जब भी अगर किसी हेल्दी लड़की की शादी होने जा रही होती है तो वो लड़की क्या करती है, ग्रीन टी पीना चालू कर देती है। क्या करती है लड़की, ग्रीन टी पीना चालू कर देती है। और ग्रीन टी के साथ साथ में वो कहती है, मम्मी सुबह मुझे 5 बजे उठा देना, घूमने जाऊंगी 2-3 किलोमीटर। तो मम्मी पूछती है क्यों जाएगी बेटा, तो मम्मी मुझे शरीर कम करना है ना, मेरी रोटी भी कम कर देना, मैं 2 रोटी खाऊंगी आज से, और शाम को मैं खाऊंगी दलिया या मेरे लिए राबड़ी बना देना। तो मम्मी सोचती है आज इसे क्या हो गया, पागल हो गई है। कहीं ये ना बोले कि साइकोलॉजी वाले सर ने हमें कहा है कि नहीं है, हमारी साइकोलॉजी में ये बोला है कि लड़कियां ऐसी होती हैं कि नहीं। तो वो बोलती है नहीं मम्मी मुझे तो ना थोड़ा अपने शरीर को सही रखना है। इसका मतलब लड़की क्या कर रही है, खाने को क्या कर रही है, लगभग वो बंद कर देती है। और यह प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है, सबसे ज्यादा लड़कियों में यह प्रवृत्ति पाई जाती है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसके साथ ही होता है एनोरेक्सिया बुलिमिया। इसके साथ ही क्या होता है, एनोरेक्सिया बुलिमिया। मतलब हमेशा भोजन की खोज में प्रवृत्त रहना। एनोरेक्सिया नर्वोसा का मतलब क्षुधा अभाव, और एनोरेक्सिया बुलिमिया का मतलब क्षुधा अतिशयता।
एनोरेक्सिया बुलिमिया का मतलब शुदा अतिशयता, अब मतलब भूख का मतलब ज्यादा होना, भूख ज्यादा मतलब 7 बजे खिला लो चाहे 9 बजे खिला लो चाहे 10 बजे। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है उसको कभी भी खिला लो तैयार ही रहती है खाने के लिए, है ना। लड़कियां बुरा मत मानना, लेकिन ये हमारी मनोविज्ञान कहती है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन क्या मैंने देखा है, किसी किसी को देखा है, मैंने सबको नहीं देखा कि उनको कभी भी तैयारी रहती है, और बना बनाया मिल जाए तो बस बना बनाया मिल गया उनको, और चाहे बिस्तर में दे दे। जब भी अगर सर्दी होती है तो बहुत सारी लड़कियां बिस्तर में से निकलने का काम नहीं होता उनका, निकलती हैं, वो चाहती हैं कि मम्मी पापा मेरे बिस्तर में खाना दे जाएं और मुझे कुछ भी काम नहीं करना पड़े। अब मोटी नहीं होगी तो क्या होगी, उसमें मोटी नहीं होगी तो क्या होगी, फिर खाना छोड़ते डोलो। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। मोस्टली ये हमारे मनोविज्ञान में माना गया है, ये दोनों विकार होते हैं लड़कियों में, और वो भी कौन सी लड़कियों में, शहरी लड़कियों में। कौन सी लड़कियों में, शहरी लड़कियों में। और शुदा अभाव के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्या, छरेरापन। क्या किया था, छरेरापन, मतलब बिल्कुल स्लिम फिट होना। मैं भी थोड़ा हेल्दी तो हुई हूं अभी भी, है ना, लेकिन पहले ज्यादा था। अब मैं क्या करता हूँ, 7 किलोमीटर डेली मैं रनिंग करता हूँ, 7 किलोमीटर डेली रनिंग, और 2 किलोमीटर पैदल चलता हूं मैं, तब जाकर के थोड़ा कंट्रोल में आया है। और खाना थोड़ा कम कर दिया मैंने। इसका मतलब जो लड़कियों की प्रवृत्ति थी वो किस में आ रही है, मेरे में। मैं 2 रोटी शाम को खाता हूं, और ज्यादातर तो मेरे व्रत ही रहते हैं। अब तो मैं व्रत करने ज्यादा लग गया हूं मैं, है ना, कि थोड़ी हेल्थ मेरी कम हो जाए जिससे मतलब सही रहे। इसका मतलब जो एनोरेक्सिया नर्वोसा किस में आ गया, वो मुझे में प्रवेश कर गया। यानी क्या होना चाहता हूं मैं, कम होना। अभी भी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत हेल्दी हूं, मुझे क्या होना है, मतलब कम होना है, कैसे भी हो लेकिन कम होना है। ये प्रवृत्ति किस में हो गई, मुझ में हो गई। लेकिन यहां पर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज में ना लेकर के कि लड़कों में भी होता है लड़कियों में होता है, लेकिन हमें किस पे जाना है, हमें मनोविज्ञान पे जाना है। साइकोलॉजी के अनुसार ये प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, लड़कियों में पाई जाती है। और कौन सी लड़कियों में पाई जाती है, शहरी लड़कियों में। क्यों, क्योंकि गांवों की लड़कियां क्या करती है, मेहनत करती हैं, खेत का काम करती हैं। गांव में इतने बड़े बड़े घर होते हैं, झाड़ू लगाती है, सब काम करती है। लेकिन शहरों की लड़कियों को कोई काम नहीं होता खाने के अलावा, उनको मैगी, पिज्जा, अटरम सटरम, ये पतासी वतासी, क्योंकि गांवों की लड़कियों को तो मिलता नहीं है, वो जानती नहीं क्या ये अर्गर मरगर क्या होता है। अर्गर अर्गर पता नहीं क्या क्या होता है, मेरे तो समझ में नहीं आता ये। इनसे खाने से क्या होता है, आदमी मोटा होता जाता है और पेट तो बढ़ जाता है, लेकिन इंसान के क्या है, ये पचता नहीं है। चाउमीन, है ना, छोले भटूरे, डोसा, उत्तपम, ये सब चीजें क्या करती है, ये गरिष्ठ भोजन है, इंसान को क्या करती है, मोटा। और जिसके कारण आदमी को क्या करना पड़ता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार होना पड़ता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा अपनाना पड़ता है, मतलब खाना बंद करना पड़ता है। और जो खाता है वो क्या करता है, बुलिमिया। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, विकार में। हम लोग डिस्ग्राफिया पढ़ेंगे, डिसलेक्सिया पढ़ेंगे, और हम लोग डिस्प्रैक्सिया पढ़ेंगे, डिसकैलकुलिया हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मापन एवं मूल्यांकन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मापन एवं मूल्यांकन। मापन की क्या विशेषता होती है, मापन किसे कहते हैं, मापन के स्तर कौन कौन से हैं। ऐसे ही मूल्यांकन किसे कहते हैं, मूल्यांकन कितने प्रकार के हैं, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, सीसीई क्या होता है, सतत मूल्यांकन क्या होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अंदर पढ़ेंगे सीबीएसई ने कब माना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कब माना, क्या क्या इसके विशेषताएं, क्या होना चाहिए बच्चे के लिए, अध्यापक की क्या भूमिका होनी चाहिए, अध्यापक की क्या, उसकी माँ बाप की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसको मापन एवं मूल्यांकन को हम पढ़ेंगे पूरी गहराई के साथ में। क्यों, क्योंकि देखिए हिंदी में ये आता है, संस्कृत में ये आता है, और आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका ये साइंस हो, आपका चाहे मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, सब में मापन एवं मूल्यांकन आता है। सब में पढ़ा दिया जाता है ऊपर ऊपर से, जिसमें से कुछ भी नहीं आता एग्जाम में। लेकिन हम पढ़ेंगे इसको किसमें, गहराई में, जो हमारे साइकोलॉजी में तो है ही है, प्लस हिंदी में, प्लस संस्कृत में, प्लस आपके सब्जेक्ट में। क्यों, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चंस हैं, 150 में से 30 गए या कितने बच गए, 120 में से 30 हिंदी के, 30 संस्कृत के,
कितने बच गए 60। 60 क्वेश्चन किसके हैं आपके सब्जेक्ट के, जिसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथड के, जिसमें आपका क्या आएगा मापन एवं मूल्यांकन, इसमें भी क्या आएगा मापन एवं मूल्यांकन। यहाँ पढ़ते हैं हम लोग ऊपर ऊपर से, लेकिन साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम लोग डीप में, तो ये साइकोलॉजी वाला काम आएगा नहीं आएगा, मतलब सबका मास्टरमाइंड कौन हुआ साइकोलॉजी। अगर हमारी साइकोलॉजी सही है, अगर हमारी साइकोलॉजी सही है तो हमारे सारे सब्जेक्ट क्या होते हैं सही होने लग जाते हैं। सुपर 30 में डायलॉग बोला गया था ऋतिक रोशन के द्वारा, अगर शोएब अख्तर 160 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकता है, अगर शोएब अख्तर 160 किलोमीटर की स्पीड से बॉल फेंकता है तो सचिन तेंदुलकर को कितनी डिग्री से बैट घुमाना चाहिए कि बॉल बाउंड्री लाइन के पार चली जाए। फिर कहता है वो सोचो सोचो, ऐसे क्या करना है हमें साइकोलॉजी में सोचना है। अगर हम लोग मैं बोलूं अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 160 किलोमीटर की स्पीड से, अगर मैं बोलूं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 160 किलोमीटर की स्पीड से पेपर बनाता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 160 किलोमीटर की स्पीड से पेपर बनाता है तो विद्यार्थियों को कितनी डिग्री से मेहनत करनी चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाए। सोचो सोचो और सोच करके आप मुझे जवाब देना कि सर सोच लिया हमने। फिर वो कहता है अगर एक रेलगाड़ी के सारे डिब्बे निकाल दिए जाएं तो इंजन कितनी देर में प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा। सोचो सोचो, ऐसे क्या करना है आपको सोचना है कि हमें क्या जवाब देना है सर को, क्योंकि हमारी गाड़ी कैसी होनी चाहिए बाउंड्री लाइन के पार जानी चाहिए। ये बाउंड्री लाइन से पहले अगर रह गई तो रोने को क्या नहीं मिलेगा, मजदूर भी नहीं मिलेगा, और पार चली गई तो क्या पूरी जिंदगी क्या रहोगे आप खुश रहोगे, आपके साथ आपका पूरा परिवार सुधर जाएगा और हमारा क्या होगा उसमें नाम होगा। कभी मिलोगे तो बोलेगे हाँ भाई हमारे गुरुजी तो थे। इसलिए क्या करनी है हमें मेहनत करनी है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। एक हमारे कवि हुए हैं इकबाल, उन्होंने बोला है खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि भगवान को लगे कि यार कितना मेहनत कर रहा है बच्चा, इसका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग पहले कर्म, उसके बाद क्या दे रहा है हमारा भगवान साथ दे रहा है, उसके बाद हमारी क्या काम कर रही है, हमारी किस्मत काम कर रही है। क्यों? क्योंकि यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों के आगे उंगलियां। भगवान ने भी किस्मत से पहले क्या लिखी है, मेहनत लिखी है। भगवान ने भी किस्मत से पहले क्या लिखी है, मेहनत लिखी है। इसलिए पहले क्या करनी है हमें मेहनत करनी है। सुन रहे हो ना आप मेरी बात विद्यार्थियों, क्या करनी है हमें मेहनत करनी है, क्योंकि क्या है ये हमारी मेहनत करने के पुर्जे, हमारे मेहनत करने के क्या है पुर्जे हैं। स्टीफन हॉकिंग्स नाम सुना होगा आपने, स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं, स्टीफन हॉकिंग्स ऐसे वैज्ञानिक रहे हैं जिनके पूरे शरीर ने 21 साल की एज में काम करना बंद कर दिया था, फिर भी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, अभी सिर्फ उनका माइंड और उनकी उंगलियां काम करती थी, उनका माइंड और उनकी उंगलियां काम करती थी, और उन्होंने ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को खोज डाला। उन्होंने क्या किया, ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को उन्होंने खोज डाला। इसका मतलब किसने काम किया, उनकी उंगलियों ने काम किया। किसने काम किया, उनके माइंड ने काम किया। क्या करना है बच्चों, हमें सोचना है। कितना सोचना है, जितना ज्यादा हम लोग सोच सकते हैं। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब अगर हम बिना सोच के हम क्वेश्चन करते हैं तो ये करते हैं हम गलत करके आ जाते हैं, और घर आके सोचते हैं कि यार ये कैसे गलत हो गया, ये ऐसे गलत हुआ, क्योंकि हमने उसको सोचा नहीं। क्या करते हैं हम लोग, सोचते नहीं है, वो पूछता है नहीं है और हम सोच जाते हैं।
नहीं और है, नहीं और है, नहीं और है, इसमें इतने सारे क्वेश्चन गलत होते हैं, पता ही नहीं। हम लोग खुशी खुशी टिक कर देते हैं, हाँ ये मेरा सही है, ये सही है, ये सही है, और घर आकर के देखते तो क्या होता है, वो क्वेश्चन हमें गलत मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने उसमें पढ़ा नहीं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है। एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, एक एक शब्द को बड़ी बारीकी से पढ़ना है कि ये शब्द क्या कह रहा है, ये शब्द क्या कह रहा है, क्या इसका मीनिंग हो सकता है, कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब निकल रहा है। साइकोलॉजी में ये अगर मेटा संज्ञान कह रहा है तो क्यों कह रहा है, अगर साइकोलॉजी में इसने स्कीम्स बोला है, हम क्या करेंगे, अरे यार मिसप्रिंट हो गया होगा, स्कीमा ये तो लो कर दो सही। अरे स्कीमा और स्कीम्स में दिन रात का अंतर है, स्कीमा और स्कीम्स में दिन रात का अंतर है, संज्ञान और मेटा संज्ञान में दिन रात का अंतर है। हम लोग सोच लेते यार मिसप्रिंट हो गया, ये मिसप्रिंट नहीं हुआ, आप मिसप्रिंट हो गए। क्वेश्चन मिसप्रिंट नहीं हुआ है, हमें मिसप्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि स्कीमा कहते हैं जो हमारे दिमाग में मौलिक स्मृतियां हैं, है ना, जो हमारे दिमाग में मौलिक स्मृतियां हैं या ऐसी रचनाएं जिनका सामान्यीकरण किया जा सके, क्या कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। जबकि स्कीम्स कहते हैं ऐसे व्यवहार जिन्हें दोहराया जा सके, ऐसे व्यवहार या व्यवहारों का समन्वित पैटर्न जिन्हें दोहराया जा सके, क्या कहलाता है, स्कीम्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं उदाहरण दूं आपको, कभी आपने स्कूल के बच्चों को जाते हुए देखेगा, डेली उनका एक ही काम होता है ना, टिफिन ले जाना, जूते पहनना, ड्रेस पहनना, ये होता है ना काम। मतलब वो व्यवहार को क्या कर रहे हैं, अपने बार बार में दोहरा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्कीम्स हम लोग बोलते हैं। अगर हम संज्ञान के बारे में बात करें कि संज्ञान क्या होता है, तो संज्ञान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्षीकरण हो, जिसमें धारणा हो, जिसमें रिकॉल करने की क्रिया हो, जिसमें क्या हो, तर्क वितर्क हो, क्या कहलाता है, वो हमारा संज्ञान कहलाता है। और जबकि अगर मेटा संज्ञान के बारे में बात करें, इसका मतलब संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में, मतलब संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में, संज्ञान को क्या, संज्ञानात्मक परिघटनाओं के बारे में संज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग, मेटा संज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मेटा संज्ञान। इसका संज्ञान का प्रयोग किया जीन पियाजे ने, जबकि मेटा संज्ञान का प्रयोग किया किसने, जॉन फ्लेवेल ने। किसने प्रयोग किया, जॉन फ्लेवेल ने। अब बताओ कहां मिसप्रिंट हुआ, इसमें हुआ कहीं मिसप्रिंट, हुआ क्या, कहीं नहीं हुआ। इसलिए क्या करना है, हमें ध्यान देना है, हर चीज को बड़ी बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि जब भी हमारा एक भी क्वेश्चन अगर हमारा गलत होता है तो डायरेक्ट हम नीचे आ जाते हैं। किससे, 10,000 बच्चों से हम लोग नीचे आ जाते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपको सिलेक्शन लेना है तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जैसे चिड़िया ने बोला, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है बार बार उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे हमारे टीचिंग मेथड हो, हमें क्या करनी पड़ती है, हमें क्या करना है, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से हमें देखना है। हम कहाँ थे हम लोग, मापन मूल्यांकन, हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रियात्मक अनुसंधान। हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट टेस्ट, हम लोग पढ़ेंगे अचीवमेंट टेस्ट, निष्पत्ति परीक्षण, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उपलब्धि परीक्षण। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्रियात्मक अनुसंधान। फिर हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, कौन सा, 2005। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आरटी एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नई शिक्षा नीति। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नई शिक्षा नीति। और फिर हम लोग पढ़ेंगे जो भी हमारे टीचिंग मेथड होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं।
ये विद्यार्थियों ये हमारा सिलेबस है, थोड़ा हमने इस सिलेबस के बारे में चर्चा करी, इसलिए मेरा कहना यही है कि ज्यादा से ज्यादा हो आप लोग गहराई में पढ़े, क्योंकि अगर हम लोग गहराई में नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नहीं आएगा। ऊपर ऊपर से कभी भी क्वेश्चन नहीं होता, ऊपर ऊपर से अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप देखिएगा, कोई से भी पेपर उठा के आप देख लीजिएगा, हमेशा वो डिटेल में पूछता है, वो थ्योरी देकर के पूरा पूछता है, पूरा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है। हमने पिछली बार खूब बोला था कि हीन भावना दृढ़ इच्छा शक्ति, हीन भावना दृढ़ इच्छा शक्ति, हीन भावना दृढ़ इच्छा शक्ति किसी भी किताब में नहीं है। और आप देखिएगा वही क्वेश्चन पिछली बार रीट में पूछा गया है, हीन भावना दृढ़ इच्छा शक्ति, हीन भावना दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत दिया है लड़ने, ऐसे हीन भावना का प्रयोग किया किसने? अरे लड़ने। वो कहते हैं अगर एक बालक में हीन भावना के स्थान पर, क्या कहते हैं वो, अगर बालक में हीन भावना के स्थान पर दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा हो जाए तो बालक बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए हमारे मन में? हीन भावना, क्योंकि अगर जब हीन भावना आ गई तो हीन भावना किसका कारण बनती है? पतन का कारण बनती है। इसलिए हमेशा क्या रखनी चाहिए? दृढ़ इच्छा शक्ति हमें रखनी चाहिए। अब एक लड़का है सनी हिंदुस्तानी, एक लड़का, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे। एक लड़का है सनी हिंदुस्तानी जो यूपी का रहने वाला है, एक लड़का है सनी हिंदुस्तानी जो यूपी का रहने वाला है। उसके फादर की डेथ हो चुकी है, उसकी एक बहन है और उसकी माँ है। माँ उसकी चावल मांगती है घरों से और गुब्बारे वो बेचती है। और जो सनी है, उसका नाम मूल सनी है, सनी जो है वो जूतों की पॉलिश करता है। सनी क्या करता है? वो जूतों की पॉलिश करता है। लेकिन क्या करता है? उसको गाना गाने का जुनून है। उसको क्या है? गाने गाने का जुनून है। ऐसे गाना का कोई उसका गुरु नहीं रहा, कोई भी उसका गुरु नहीं रहा, लेकिन उसने गाने गाए। रेडियो से वो सुना करता था। एक हमारे यहाँ टीवी पे रियलिटी शो आता है इंडियन आइडल, टीवी पे हमारे एक शो आता है इंडियन आइडल। इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे थे, है ना। इंडियन आइडल का साथ 11वां सीजन था वो। इंडियन आइडल के ऑडिशन चल रहे थे तो वो लड़का आता है हाँ गाने गाने के लिए। जब आता है वो तो उसके जज होते हैं नेहा कक्कड़, विशाल ददलानी और अनु मलिक, जो आप जानते होंगे उनको। वो लड़का गाना गाता है जबरदस्त, है ना, जबरदस्त वो गाना गाता है। एक बार भाई वो थिएटर राउंड में चला जाता है और उसके अंदर गाने का ऐसा जुनून होता है, ऐसा जुनून होता है और ऐसा जुनून होता है कि वो लड़का लास्ट में जाकर के क्या बन जाता है? इंडियन आइडल। क्या बनता है लड़का? इंडियन आइडल। और उसको क्या मिलता है? उसको मिलते हैं 25 लाख रुपए। उसको क्या मिलते हैं? 25 लाख रुपए और गाड़ी और टीसी रिस्क के साथ गाने का मौका। और आज जो लड़का पहले क्या करता था? बूट पॉलिश, और अभी क्या कर रहा है वो बच्चा? गाने गा रहा है, विदेशों में गाने गा रहा है और कितना नाम रोशन किया है, कितना पैसा कमाया उसने, आप देख लीजिए। उसमें पहले आई थी हीन भावना, आ गई थी बीच में कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक सिंगर है जो उसके बाद में जज बने थे, हिमेश रेशमिया, उन्होंने उसको मोटिवेट किया, उन्होंने गाइड किया उसको और उसके अंदर पैदा की क्या? दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या पैदा करी? दृढ़ इच्छा शक्ति। और उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर या उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वो लड़का क्या बन गया? इंडियन आइडल बन गया। ये हमारा सिलेबस है जिसके बारे में हमने चर्चा की। कुछ रह गया हो तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे आगे। हम लोग कल पढ़ेंगे, जो भी हमारा पढ़ेंगे साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।